हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का हमारा अगला सेशन होगा। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो आज जो है हमारा PS 9 और 10 है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो इसको हम देखेंगे। 10 वन वर्ड है और इसके बाद 200 मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड्स होते हैं उनके 20 वर्ड्स देखेंगे। एक दो दिन सेशन नहीं मिल पाया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कई बार ऐसा होता है जब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं कवर कर पाया। बट आज से फिर से वीडियो आपको मिलेगा। तो देखो 10 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो आपके लिए इसके पास 4 ऑप्शन है, टोरेंट, ट्रिकल, रिविलेट और क्रिक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये 2017-18 में आया हुआ क्वेश्चन था। हालांकि इन लोगों ने प्रैक्टिस सेट में दे रखा है, बट ये सभी क्वेश्चन लगभग 17 या 18 के पेपर में आए। तो स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, 4 ऑप्शन है, टोरेंट, ट्रिकल, रिविलेट और क्रिक। तो देखो ट्रिकल का मतलब क्या होता है? ट्रिकल मतलब होता है बहना, है ना, टू फ्लो, टू मेक समथिंग फ्लो, कोई चीज का बहना या बहाना, इस सेंस में। जैसे आपके आंसू क्या करते हैं? ट्रिकल करते हैं। बहुत अच्छा सेंस है याद करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट, कि आपके आंसू क्या करते हैं? ट्रिकल करते हैं। रिविलेट क्या होता है? एक छोटी नदी, एक छोटी धारा जो होती है, दैट इज कॉल्ड रिविलेट। और क्रीक भी उसी सेंस में यूज होता है, एक छोटी धारा या फिर वो धारा जो बहकर पूरे भूमि पर जहां से पानी जा रही है, पूरे लैंड पे पानी फैल रहा हो, तो उसको भी क्रीक बोलेंगे। तो रिविलेट और क्रीक लगभग सिमिलर वर्ड है, कि मतलब क्रीक भी मतलब एक छोटी धारा के लिए यूज होता है और रिविलेट भी एक छोटी धारा के लिए होता है, स्मॉल स्ट्रीम के लिए होता है। जो टोरेंट है ये सही ऑप्शन हो पाएगा हमारा। और स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहुत भारी बारिश हो रही हो तो इन टोरेंट का यूज करते हो, या फिर कई बार बोलते हो टोरेंशियल रेन हो रहा है। तो रेन उस समय नाउन होता है, टोरेंशियल आपका एडजेक्टिव है, जबकि टोरेंट आपका नाउन है। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस। ध्यान रखना, हु के बाद यहाँ सेल्स है तो एंड से जुड़ने की वजह से हु के बाद यहाँ पे अरेंजेस भी होगा। ये आपका एक छोटा सा एरर बन सकता है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, है ना, कटे हुए फूलों को उसको बेचता है, फिर उनको अरेंज करता है। ऑप्शन है आपके पास बुके, गार्लैंड, रेथ और फ्लोरिस्ट। 4 ऑप्शन है। बुके आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग करेक्शन में भी आएगा, BOUQUET, बुके। तो ये आपके स्पेलिंग करेक्शन में भी आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो जो ये बुके है, गार्लैंड है, रेथ है, ये सभी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है। बट ये क्या होता है, कहीं आप जाते हो समारोह में तो उन्हें किसी को कुछ भेंट करना होता है, तब उसे इसे देते हो बुके। गार्लैंड क्या होता है? फूलों का हार होता है, जो आप गले में पहन सकते हो या फिर अपने सर पे बांध सकते हो। रेथ भी होता है एक तरह से फूलों का हार, लेकिन ये क्या होता है, किसी के मर जाने पर, किसी के जब आप समाधि पर जाते हो तो वहां रखते हो इसको, दैट इज कॉल्ड रेथ। और फ्लोरिस्ट क्या होगा? IST लगा है तो कोई पर्सन ही होगा, IST, तो वही हो जाएगा अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर। अगर आपको मान लो कि ये 4 ऑप्शन नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग होता तो आप यहाँ देखते IST किसी पर्सन के लिए यूज किया था। रेथ नाम है, गार्लैंड नाम है, बुके नाम है, बट ये किसी पर्सन का नाम नहीं है। बट फ्लोरिस्ट आप किसी पर्सन के लिए यूज करोगे, और यहाँ लिखा भी है अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर। तो सही ऑप्शन आपके पास हो पाएगा फ्लोरिस्ट। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। ठीक है, जानबूझ के मैंने इसके ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए। ये 2 ऑप्शन थे नहीं, मैंने 2 ऑप्शन और लगा दिए, शिडोनिम और एनोनिमस और नेम सेट, ताकि आप एक बार सोचो कौन सा लिखें। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, मतलब जैसा दूसरे का नाम है वैसे उसका भी नाम है। तो शिडोनाइम होता है छद्म नाम, ठीक है ना। और एनोनिमस होता है जब किसी अज्ञात नाम से आपके पास कुछ कॉल आ रहा है, थ्रेट आ रहा है, लेटर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप बोलते हो एनोनिमस कॉल आ रही है, एनोनिमस लेटर आ रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। नेम सेक है, दैट इज कॉल्ड कि अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, मतलब जो उसका नाम है वही दूसरे का नाम है, तो दैट इज कॉल्ड नेम सेक। क्लियर? वन हु इज स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, जो कहानी सुनाने में कुशल हो। फेनाटिक, फेनाटिक होता है विचारों में कट्टर। टाइरो होता है बहुत ही नौसिखिया, टाइरो आप बोलते हो, नोवाइस जिसको बोलते हो। वेंट्रल होता है जानवरों और पेड़ों के एब्डोमिनल से रिलेटेड, है ना, पेट के पास से रिलेटेड। और रैकेंटो होता है कहानी बनाने में कुशल। तो ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग करेक्शन भी आपको मिल सकती है, RACONTEUR। अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही हो तो ये लिखी हुई है RACONTEUR, रैकेंटो। वन हु इज स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी मतलब वास्तव में वो चीज वहां पे है नहीं, फिर भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो इस चीज को क्या बोलोगे? 4 ऑप्शन है, इल्यूजन, ऑप्टिमिज्म, साइनिसिज्म और हेलुसिनेशन। लगभग सभी नाउन है। अब सुनो, इल्यूजन होता है भ्रम, लेकिन किस चीज का? किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे की सोच को लेकर अगर भ्रम है तो आप उसको बोलते हैं इल्यूजन। जैसे डिल्यूजन होता है, अपने लिए अगर कोई भ्रम है तो डिल्यूजन है, दूसरों के लिए है तो इल्यूजन है। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक होना होता है आशावादी होना, तो उसी से बना है ऑप्टिमिज्म, आशावादी सोच।
साइनिसिज्म क्या होता है? सैनिक एक वर्ड होता है, सैनिक। सैनिक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ये समझता हो कि उसके लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सभी लोग अपने स्वार्थ की वजह से उससे जुड़े हुए हैं। मान लो मैं ऐसा सोच रहा हूं तो मुझे सैनिक बोलोगे, और इस भाव को साइनिसिज्म बोलोगे। हेलिसिनेशन, हेलिसिनेट होता है कि वो चीजों का दिखाई देना जो वास्तव में नहीं है, उसी का नाउन फॉर्म होता है हेलिसिनेशन। जैसे आपने मुन्ना भाई देखी थी मूवी, जहां पे गांधी जी दिखाई देते हैं संजय दत्त को, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ हेलिसिनेशन, मतलब ये हेलिसिनेशन है, ये मतलब भ्रम है, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बोलोगे अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सही ऑप्शन हो पाएगा हेलिसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने का एक ऐसा तरीका जो क्लियर ना हो। अ राउंड वे अबाउट ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एक ऐसा तरीका जो क्लियर ना हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, ये चीज क्लियर ना हो। 4 ऑप्शन है, सर्कमस्क्राइब, सर्कमवेंट, सर्कमस्पेक्ट और सर्कमलोकेशन। एक बार फिर मैंने ऑप्शन थोड़े चेंज किए हैं, एक सही ऑप्शन था, 3 ऑप्शन मैंने जानबूझ के सर्कम से रखे ताकि आपको ये वर्ड भी थोड़े पता चल जाए। इसके अलावा जो इनमें ऑप्शन दे रखे थे वो पुराने टाइप के ऑप्शन थे, काफी बार रिपीट हो चुके थे। देखो, सर्कमस्क्राइब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी की लिमिट बना देना, किसी की फ्रीडम को रोक देना, किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना। तो सर्कमस्क्राइब होता है किसी को रोकना, बांधना, किसी को जकड़ना। सर्कमवेंट होता है कहीं से निकलना, रास्ता ढूंढना निकलने के लिए, किसी परेशानी से निकलना, किसी मुसीबत से निकलने के लिए रास्ता ढूंढना, दैट इज कॉल्ड सर्कमवेंट। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है किसी को बांधना, रोकना, लिमिट में रखना। सर्कमवेंट होता है कहीं से निकल जाना, कहीं से मुसीबत से रास्ता ढूंढना निकलने के लिए। सर्कमस्पेक्ट अभी लास्ट 1-2 सेशन पहले बताया था, कॉशियस होना, बहुत ही सतर्क होना, बहुत ही सचेत होना, एडजेक्टिव है सर्कमस्पेक्ट। और सर्कमलोक्यूशन ये नाउन है जिसका मतलब होता है, सही ऑप्शन ही है हमारा, घुमा फिरा कर की गई बातचीत। और राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड सर्कमलोक्यूशन। क्लियर हो गया इतना? चलो, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जो सर्विस से बहुत ही सम्मान पूर्वक डिस्चार्ज हुआ हो। मतलब क्या? मान लो मैं किसी पोस्ट पे काम कर रहा हूं और फिर मैं वहां से हट गया, अभी भी वहां पोस्ट पे मुझे एक उपाधि दी गई थी, वो उपाधि मैं अपने नाम के आगे लगाकर उस नाम को यूज कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड अ पर्सन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम हिज सर्विस। बेलिजरेंट, लड़ाकू, लड़ने वाला, लड़ने वाले देश, उन सबको बेलिजरेंट बोलते हो। तो यानी कि ये आपका बेलिजरेंट जो है ना, वो एक तो एग्रेसिव पर्सन को भी बोलते हो बेलिजरेंट, यानी कि एग्रेसिव है तो एडजेक्टिव है, इसके अलावा लड़ने वाले देश तो नाउन भी हो जाएगा। ट्रूवेंट, भगौड़ा, कौन भगौड़ा? जो स्कूल से भाग जाए तो उसको बोलते हैं ट्रूवेंट। मर्सिनेरी, ये भी कई बार आ चुका है, मर्सिनेरी रीजन की वजह से आप मुझसे जुड़े हुए हो, यानी कि पैसे के कारण आप मुझसे जुड़े हुए हो, तो सही ऑप्शन हो पाएगा एमिरिटस। जो मतलब एक ऐसी पोस्ट, मान लो कि आपको मिली थी और वो उपाधि आप जो है अभी भी रखे हुए हो, वहां से हट जाने के बाद भी, तो उसको बोला जाता है एमिरिटस पोस्ट। क्लियर हो गया? अगला देखो, फियर ऑफ मैन, मैन से डर। तो आर्जन का मतलब होता है आग और फोबिया का मतलब डर, ये फोबिया तो सबको पता होगा। अब आपको रूट यहां से देखना है, आर्जन मतलब आग, एस्ट्रा मतलब थंडर लाइटनिंग, एस्ट्रो मतलब स्टार्स, और एंड्रो मतलब मेल। ठीक है, अब सुनो, तो आर्जन मतलब आग, तो आग से डर। एस्ट्रा मतलब थंडर और लाइटनिंग, तो एस्ट्राफोबिया हो जाएगा थंडर से डर, मतलब जो बिजली कड़कती चमकती उससे डर। एस्ट्रो हो जाएगा स्पेस या स्टार्स, तो इनसे डर, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोफोबिया। और एंड्रो इसका मतलब होता है मेल, तो एंड्रोफोबिया हो जाएगा पुरुष जाति से डर, यानी कि मेल से डर। अगला क्वेश्चन देखना, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग का मतलब जब आप कुछ गलत करते हो और आप उसके परिणाम से बच नहीं सकते हो। ऑप्शन है डैंडी, वैगन, प्रोडिगी और नेमेसिस। देखो, डैंडी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने कपड़ों को लेकर बहुत ही कॉशियस हो, मतलब कि अच्छा कपड़ा पहना है कि नहीं, बहुत साफ सुथरा है कि नहीं, अपीयरेंस को लेकर बहुत सतर्क हो, सचेत हो, तो आप उसको बोलते हो डैंडी। क्लियर? तो ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ध्यान रखना, ये दोनों पार्टिसिपल में यूज होता है। वैगन होता है गाड़ी, प्रोडिगी नाउन है एक ऐसा बच्चा जो विलक्षण प्रतिभा का धनी हो, तो उसको बोला जाएगा प्रोडिगी। और नेमेसिस होता है अपरिहार्य दंड, जिससे बचा नहीं जा सकता, तो सही ऑप्शन हो पाएगा नेमेसिस। स्पेलिंग में देख लेना, NEMESIS, नेमेसिस। क्या बोलोगे? जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग या इनएवॉइडेबल पनिशमेंट, तो दैट इज कॉल्ड नेमेसिस। हिंदी में बोलते हो अपरिहार्य दंड। आखिरी क्वेश्चन है, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। तो देखो, इसके लिए आपको ऑप्शन खुद फिल करना है। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम के लिए ऑप्शन आपको खुद फिल करना है कि क्या हो पाएगा, कि जब 2 लोग या 2 चीजें एक साथ हो तो उनको क्या बोला जाता है। तो ये हमारे आज के 1 वर्ड थे। इसके अलावा भी हम 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड के अगले 20 वर्ड देखेंगे। हर सेशन में हम 20 वर्ड जो रिपीटेड होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो पहले से आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूं और इसके बाद देखते हैं 20 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। देखते हैं जो 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड है उसके अगले 20 वर्ड। आज जो हमारे पास है वो 105 से लेकर 129 तक है।
इससे पहले वाले सेशन में 104 तक हमने कर लिया था। अगर आपका कोई भी वीडियो अभी तक मिस हुआ हो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई और वहां से एक एक वीडियो आप देख सकते हो। पहला वर्ड है हमारे पास कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लिखने की कला। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा? नाउन। अगला वर्ड है हमारे पास कार्निवोरस। देखो कार्निवोर वो जीव जंतु होते हैं जो मीट खाते हैं, तो कार्निवोर आपके नाउन हो गए, जो जीव जंतु है उनके लिए बोला जाएगा। और कार्निवोर से रिलेटेड वर्ड है कार्निवोरस, OUS सफिक्स के तौर पे लगा है, तो मान लेना कि ये क्या हो जाएगा पक्का एडजेक्टिव। कार्निवोरस अगर भोजन है तो यानी कि आप मीट खाते हो, तो कार्निवोरस। कार्टोग्राफी, देखो कार्टोग्राफर होता है एक पर्सन जो कि मानचित्र बनाता है, तो मानचित्र बनाने की जो कला होती है, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। नाउन हो जाएगा अपने आप में। कैटेलॉग, ये भी नाउन होता है, पुस्तकों की सूची या फिर खरीदने वाले सामानों की सूची, यानी कि अ लिस्ट ऑफ आइटम, दैट इज कॉल्ड कैटेलॉग। चेपल, अगला वर्ड है चैपल। चर्च के भीतरी भाग को चैपल कहते हैं, या फिर चर्च में एक कमरा होता है जहां पे चर्च के लिए रिलीजियस जो भी काम होता है, जो भी पूजा पाठ होता है वो वहां पे होता है, तो उसको चैपल बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये चर्च से रिलेटेड वर्ड है, ये भी बहुत ध्यान रखना, चर्च से रिलेटेड वर्ड है, यहाँ पे पूजा की जाती है। इवन चर्च में गाए जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं? क्वायर, ये भी ध्यान रखना। स्पेलिंग करेक्शन में भी आपको आ सकता है, थोड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है इसका, क्वायर। क्वायर का मतलब होता है चर्च में गाया जाने वाला गीत। क्लियर? अगला है हमारे पास जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं स्पेशली जो चर्च में गीत गाते हैं, तो उनको भी बोल सकते हो क्वायर। क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी क्या होता है? घटना के होने का क्रम, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। किसी घटना के होने के क्रम को क्या बोलोगे? क्रोनोलॉजी। जो भी इवेंट्स होते हैं उनका एक क्रम होता है कि किस क्रम पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ये भी नाउन होगा, ये भी नाउन होगा, ये भी नाउन होगा, कैटलॉग भी नाउन होगा। कलीग, ये भी नाउन होगा। आपका सहपाठी, ही इज माई कलीग, तो मेरे सहपाठी हैं। अगर आप बोलते हो कि ये मेरे कलीग है तो आपके क्या है? सहपाठी है। क्लियर? अगला है हमारे पास कॉन्ग्रीगेशन, TION सफिक्स लगा है, पक्का क्या हो जाएगा? नाउन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? रिलीजियस प्लेस पर जो भीड़ होती है उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। कॉन्ग्रीगेट इसका वर्ब होता है। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना, और कॉन्ग्रीगेट से बनने वाला नाउन हो जाएगा कॉन्ग्रीगेशन। आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वर्ड देखो, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति कॉस्मोपॉलिटन है तो वो पूरे विश्व में भ्रमण कर चुका है, ठीक है। या फिर अगर एक ही जगह पर बहुत सारी जगह के लोग आके इकट्ठा हो गए तो वो जगह कौन सी जगह हो जाएगी? कॉस्मोपॉलिटन जगह। नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति जो पूरे विश्व में घूम चुका हो तो उसको आप बोलोगे कॉस्मोपॉलिटन। या फिर पूरे विश्व से एक एक लोग उठा के एक जगह पे लाके रख दिए गए तो उस जगह पे उन सभी लोगों का प्रभाव पड़ेगा, उन सभी लोगों के कल्चर का प्रभाव पड़ेगा, तो उस जगह को, उस रहने वाले निवास स्थान को आप बोलोगे कॉस्मोपॉलिटन सिटी, कॉस्मोपॉलिटन प्लेस, कॉस्मोपॉलिटन विलेज। समझ में आ गया? अगला वर्ड है क्रेडुलस। OUS सफिक्स लगा, पक्का नाउन होगा। तो क्रेडुलस क्या हो जाएगा? क्रेडुलस होता है वो व्यक्ति जो आसानी से विश्वास कर ले और इसलिए उसको आसानी से धोखा दिया जा सके। यानी कि क्रेडुलस वो व्यक्ति होता है जो आसानी से विश्वास कर ले किसी बात को और फिर उसको आसानी से धोखा दिया जा सके। क्यूरेटर और ड्रॉ, दो वर्ड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ड्रॉ का मतलब खींचना मत बताना, ठीक है। तो ड्रॉ कौन से सेंस में है और क्यूरेटर कौन से सेंस में, आपको दो वर्ड बताना है। अगला वर्ड है, और ये सभी वर्ड, ये भी ध्यान रखना, ये सभी वर्ड 4 से या 3 से ज्यादा बार आए हुए, 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा आए हुए हैं। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक बिहेवियर है आपका, तो बिहेवियर हो गया आपका नाउन और इसेंट्रिक हो गया एडजेक्टिव। अगर इसेंट्रिक बिहेवियर है तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, ठीक है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सनकी। फिर हमारे पास एडिबल, एडिबल चीजें हैं तो खाने योग्य, कोई भी चीज एडिबल है, अगर कोई भी चीज एडिबल है तो वो खाने योग्य है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव। कई बार बता चुका हूं, IST अगर सफिक्स के तौर पे लगा हो तो वो पर्सन ही होगा। ईगोइस्ट वो होता है जो अपने आप में बहुत घमंड रखता है, अपने आप को बहुत बेहतर समझता है, तो आप उसको ईगोइस्ट बोलते हो। सुंदर लिखने की कला को कैलीग्राफी बोलते हो। और मीट खाने वाले से रिलेटेड वर्ड है कार्निवोरस, क्योंकि मीट खाने वाले को कार्निवोर बोलते हो। कार्टोग्राफी होता है मानचित्र कला, कैटलॉग होता है पुस्तकों की सूची या लिस्ट ऑफ आइटम्स, खरीदने वाली चीजें। चैपल होता है चर्च का भीतरी भाग या चर्च में एक ऐसा जगह जहां पे चर्च के से रिलेटेड जो भी पूजा पाठ होता है वो किया जाता है। क्वाया होता है गायकों का समूह जो चर्च में बैठकर गीत गाते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी घटना का क्रम, कलीग सहपाठी। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेट आपका वर्ब होता है, उसका नाउन फॉर्म कॉन्ग्रीगेशन होता है। रिलीजियस प्लेस पे जो भीड़ इकट्ठा होती है उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हो। कॉस्मोपॉलिटन, एक व्यक्ति जो पूरे विश्व में भ्रमण किया हो तो उस पर्सन को कॉस्मोपॉलिटन बोला जाएगा। या पूरे विश्व से चारों ओर से लोग एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाए तो उस जगह को कॉस्मोपॉलिटन प्लेस बोला जाएगा। जो आसानी से बात मान ले और इसलिए आसानी से उसको धोखा दिया जा सके उसको आप क्रेडुलस बोलते हो। दो ऑप्शन आपको बताने, क्यूरेटर और ड्रॉ।
इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, इसेंट्रिक बिहेवियर है मेरे छोटे भाई का, मतलब बहुत ही सनकपना भरा हुआ उसके अंदर। एडिबल है ये, मतलब इसको खाया जा सकता है, कोई भी चीज एडिबल है तो खाया जा सकता है, ये भी एडजेक्टिव होगा। आईएसटी सफिक्स लगाओ, पक्का नाउन होगा। इगोइस्ट क्या हो जाएगा, जो अपने आप को बहुत बेहतर समझता हो। फिर हमारे पास इम्पैथी, देखो पैथी का मतलब होता है फीलिंग, सिंपैथी होता है, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, इम्पैथी होता है जब आप उस चीज अपने अंदर फील कर सको, किसी को दुख है और वो दुख खुद फील करते हो तो दैट इज कॉल्ड इम्पैथी। मतलब ये जो एबिलिटी होती है फील करने की, उसको आप बोलते हो इम्पैथी। अगर इटर्नल है कोई चीज तो निरंतर है, कभी ना खत्म होने वाला है, बिना खत्म हुए बहुत टाइम तक चलने वाला है, दैट इज कॉल्ड इटर्नल। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा, है ना। इटर्नल मेमोरी है इसकी, मतलब ना खत्म होने वाली, शाश्वत, कभी नहीं खत्म होगी। फिर हमारे पास है यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा गीत, ठीक है, नाउन है ये। किसी के प्रशंसा में लिखा गया पीस ऑफ राइटिंग बोल लो या कोई प्रेज बोल लो, कुछ भी जो लिखा जाएगा तो उसको बोलते हैं यूलॉजी। और वर्ब बनाना हो तो यूलोजाइज करना, ध्यान रखना, इसका वर्ब बनाना हो, ये नाउन है, इसका वर्ब बनाना यूलोजाइज करना। यूथेनेशिया, ये भी नाउन है। यूथेनेशिया क्या होता है, ये भी कई बार स्पेलिंग करेक्शन में भी आया हो। यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु, कई बार किन्हीं लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका क्योर नहीं हो सकता, जिसका उपचार नहीं है, तो फिर क्या किया जाता है कि उनकी इच्छा से उनको डेथ दे दी जाती है भाई, क्योंकि वो ज्यादा परेशान कर रहा होता है बीमारी, तो फिर इस ऐसी मृत्यु को बोलते हैं यूथेनेशिया। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, स्पेंडिंग अलॉट, मतलब बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। जैसे एक्स्ट्रावैगेंट पार्टी है तो पार्टी में बहुत ज्यादा खर्च किया गया है, बहुत लाइटिंग वाइटिंग की गई है, बहुत खूब पैसा उड़ाया गया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावैगेंट। पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होगा, ये भी ध्यान रखना। फैबल मतलब वो कथा है जिससे आपको मोरल शिक्षा मिलती है, स्पेशली जानवरों वाली कथा है, नाउन है ये। फेनेटिक अभी बताया था, विचारों में कट्टर। और फ्लोरा होता है किसी खास जगह के पेड़ पौधे। फ्लोरा एंड फौना, दो वर्ड बहुत बार आएगा। फौना होता है किसी खास जगह के जीव जंतु और फ्लोरा होता है किसी खास जगह के पेड़ पौधे। इम्पैथी वो एबिलिटी जिससे आप दूसरों की फीलिंग को फील कर सको। इटर्नल ना खत्म होने वाला, इटर्नल मेमोरी है। यूलॉजी प्रशंसा गीत। यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु। एक्स्ट्रावैगेंट बहुत ज्यादा खर्च होने वाला, स्पेंडिंग अलॉट। फेबल कथाएं जानवरों से संबंधित, स्पेशली जिसमें मोरल शिक्षा मिलती हो। फेनेटिक विचारों में कट्टर। और फ्लोरा का मतलब होता है किसी खास जगह के पेड़ पौधे। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा। मैं एक बार फिर बोलना चाह रहा हूं कि पिछले 2 दिनों से घर के बगल में रामायण चल रहा था, तो इस वजह से वीडियो जो है शूट करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इस वजह से मैं 2 दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं चाह के भी। आगे से मैंने प्लान कर लिया कि अब मैं वीडियो धीरे धीरे रात में शूट करना शुरू करूंगा। अभी तक मैं रात में वीडियो शूट नहीं कर रहा था, बट अब मैं रात में वीडियो शूट करूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे वीडियो शूट करने में। दिन में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कोई बुला रहा हो या कभी कोई किसी ने आवाज कर दिया या कोई मतलब किसी ने भी, छोटे बच्चे उन्होंने हल्ला कर दिया, तो पूरा वीडियो खराब हो जाता है, वापस से शूट करना पड़ता है। इस वजह से अब मैं रात में रिकॉर्ड करूंगा। तो प्लीज आप लोग, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर प्लीज आप सेशन डेली कराइए, डेली सेशन कराइए, आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से हर चीज की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज कंटिन्यू रहे। ये आज का सेशन था। अगर आपके कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।